हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सबको। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईएससी मेंस का, और यहाँ से आपका सीरीज चलेगा, पूरा ईएससी मेंस का चलेगा सीरीज सर आपका, ठीक है। और यहाँ से हम पूरा ईएससी के क्वेश्चंस करवाएंगे आप सबको, पूरा ईएससी को ध्यान में रखते हुए। एंड जो गेट में आपके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आप सबको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस नाम से मेरा एफबी पेज है, इस पे आप जो है फॉलो कर सकते हैं एफबी पेज को। अगर एफबी पेज पे आप क्लिक करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊँगा एफबी पेज पर भी, ठीक है। सो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ आपका। सुशील कुमार सुमन, दिस वन, माई रैंक इज 45 एंड दिस इज योर चैनल, ओके। इसे एफबी पेज पे आप मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं सर, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम स्टार्ट किए हैं ईएमएफटी का सीरीज को, ठीक है माय दोस्त। ईएमएफटी की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ईएमएफटी आपका जो है मैक्सिमम आप मान के चलो, ये ईएमएफटी 40 to 50 मार्क्स मेंस में आएंगे आपके। ये 40 to 50 मार्क्स डेफिनेटली मेंस में आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अच्छा क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं ईएमएफटी का। यहाँ पर देखिए, जितने भी हम क्वेश्चंस लेंगे, सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे। एंड इससे क्या होगा, आपका फास्ट कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस को भी हम करेंगे सर, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, डिटरमाइन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था एंड क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं। देखिए मेंस में आंसर राइटिंग कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में से क्या होगा, आपको लिखने का क्राइटेरिया, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे कैसे, ध्यान में रखना एक चीज, जब भी हम मेंस के पेपर को लिखेंगे, आंसर आपका होना चाहिए पॉइंट वाइज। आंसर मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ पॉइंट वाइज, ठीक है। हमेशा आप फॉर्मेट रखेंगे आप पॉइंट वाइज का। किस तरह से, जैसे सबसे पहले मैंने मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ गया कि एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशंस, मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशंस, ये मान लो आपका दिया है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशंस। अब आपको करना क्या है, इसमें मैक्सवेल इक्वेशंस को एक्सप्लेन करना है, तो ऑब्वियस है इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, फिर देखेंगे हम मैक्सवेल इक्वेशंस कितने इक्वेशंस थे, तो 4 इक्वेशंस थे। डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, एंड द कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे सी प्लस जे डी, या इसको लिख सकते हैं आप सिग्मा ई प्लस डेल डी बाई डेल टी, ओके। सो जो भी इक्वेशंस आप लिखे हैं यहाँ पर, अब इस इक्वेशंस को क्या करना है, इस इक्वेशंस को एक एक करके एक्सप्लेन करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो बी, दिस इज बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, दिस इज बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। कर्ल ऑफ ई फैराडे लॉ पर बेस्ड है, कर्ल ऑफ एच एम्पियर्स लॉ पे बेस्ड है। तो सभी लॉ को भी हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, है ना, सभी लॉ को भी लिखेंगे, और इस तरह से आपका जो है पूरा बनेगा सर, इस तरह से आपका पूरा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल क्राइटेरिया आप मेंटेन कर सकते हैं एंड टोटल आप इसको लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका था कर्ल ऑफ एच का फॉर्मूला, है ना। कर्ल ऑफ एच का केस लेके चल दिए हम, सो दिस इज योर कर्ल ऑफ एच एंड एम्पियर्स लॉ। तो इस तरह से मेंस के पेपर लिखेंगे। तो मेंस का पेपर लिखने के लिए क्या बोला मैंने, पॉइंट वाइज तरीका अपनाना है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं
तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्मेट को स्किप करना है, कभी भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला आपसे, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर फील्ड। इस वेक्टर फील्ड का मुझे क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। देखिए डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट दो अलग अलग चीज होते हैं। जब भी हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे ये किसी वेक्टर फील्ड पे लगेगा, एंड वेक्टर फील्ड पे लगने के बाद कैसा बना देगा, स्केलर बना देगा। कैसा बना देगा सर, स्केलर बना देगा। तो ये किसी वेक्टर फील्ड पे लगेंगे और क्या बना देगा, स्केलर बना देगा। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट किसी भी स्केलर पे लगेगा और क्या बना देगा सर, वेक्टर बना देगा। क्या बना देगा, वेक्टर बना देगा, है ना। तो ये डिफरेंस है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में। अब आते हैं हम कि सर यहाँ पर जो दिया गया है आपका वो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आर थीटा एंड फाई के फॉर्म में दिए हुए हैं आपके। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में है, स्फेरिकल में। किस में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर किन्हीं को कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाउट्स है तो यहाँ पे जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सर्च मारिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बहुत बेसिक तरीके से आपको पढ़ा करके मैं डाल दिया हूँ। कमेंट सेक्शन में इसके लिंक को भी मैं लिख दूंगा, है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसा लिखते हैं, आर थीटा एंड फाई। कैसा लिखते हैं सर, आर थीटा एंड फाई। और है भी ये किसके फॉर्म में, आर थीटा एंड फाई की फॉर्म में। चलिए अब हम इसका इक्वेशंस लिख लेते हैं कि डाइवर्जेंस का इक्वेशंस क्या बनेगा। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डाइवर्जेंस। सो यहाँ पर देखते हैं सर, डाइवर्जेंस ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे हम, डाइवर्जेंस ऑफ टी इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे तीनों कंडीशंस का लेके चलेंगे हम, है ना। देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से लिख दिए हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस का फार्मूला। देखिए सर, अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो डाइवर्जेंस ऑफ v को लिखेंगे हम डेल v बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल v बाय डेल z, है ना। दिस इज फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज x y एंड z। अगर हम बात करें कि सर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का क्या होगा, दिस इज योर, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है आपका। कैसा कोऑर्डिनेट है सर, ये आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। चलिए तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, दिस इज फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, रो फाई जेड, दिस इज फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 1 बाई रो डेल बाई डेल रो इंटू वी रो। अब सर ये वी रो क्या है, चूंकि जो भी v है उसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, v रो इंटू ए रो प्लस v फाई इंटू ए फाई प्लस v जेड इंटू ए जेड। ओके, सो द कंपोनेंट ऑफ रो कंपोनेंट along your a row, this is your a phi, this is your a z. So 1 by del row into v row plus 1 by del phi into v phi plus del v z by del z. This is your partial differentiation in the form of what, in the form of rho phi and z। और इसको कौन सा बोलेंगे सर, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे इसको हम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब आते हैं कि अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है तो क्या होगा, दिस इज फॉर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। चलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख दिए हम, डेल v बाय इक्वल टू 1 बाय रो आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर इंटू वी आर प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा
साइन थीटा इंटू वी थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाइव इंटू वी फाइव. So del v equal to 1 by r square del by del r, that is r square into vr, okay, plus 1 by r sin theta del by del theta sin theta. अब देखो ये जो क्वेश्चन था आपका सर, वो क्वेश्चन किसके फॉर्म में था? ये क्वेश्चन आपका है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में. किसमें है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में. क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर. क्या था सर? डेल बाय डेल आर स्क्वायर इंटू वी आर. सो यहाँ पर लिखेंगे हम आर स्क्वायर इंटू वी आर इक्वल टू व्हाट? दिस इज योर 1 बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. अब बताइए, प्लस आर साइन थीटा, ये आपका कंपोनेंट क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये बन जाएगा आपका 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा इंटू वी थीटा, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा इंटू वी थीटा. ये थीटा कितना है? आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, एंड दिस इज योर 1 बाय आर, दिस वन डेल बाय डेल थीटा, ओके. प्लस आगे कौन सा है कंपोनेंट? 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाइव. सो 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाइव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा सर? कॉस थीटा. अब बताइए, यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन कितना? 0, और इसका भी डिफ्रेंसिएशन कितना? 0. अब बचा यही कंपोनेंट, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ टी बचा कितना? 1 बाय आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, इंटू आर भी आपके बाहर हो जाएंगे, डेल बाय डेल थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना? चलिए, अब क्या बनेगा? डाइवर्जेंस ऑफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर इसको? तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय आर साइन थीटा, आर कैंसिल आउट, साइन थीटा, ओके. सो दिस इज योर कॉस फाइव बाय साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. साइन थीटा cancel out, this becomes 2 cos theta into cos 5. So this is your right answer. So this is your scalar quantity or vector quantity. This is a scalar quantity, okay, and this is your answer. So this is the way to write the answer. So this is your question number 1, A part. Now I am going to discuss the second part. Second part says that a parallel plate capacitor with a plate area of 5 centimeter square. It means you have to given the area, and the plate separation is 3 mm. It means you have to given the D, and the voltage is this one. It means you have to given V. Applied the plates, calculate displacement current density. Assume epsilon equal to 2 epsilon naught. Epsilon is 2 epsilon naught. It means you have to given एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2, राइट. चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग सब. आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट. एज यू नो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD इक्वल टू व्हाट? डेल D बाय डेल T, and D इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E, and E इक्वल टू व्हाट? V by D. Just put here. So ID becomes epsilon into epsilon R into by D del V by del T. Now this is your ID upon area. So the current, displacement current is equal to what? Epsilon naught epsilon R A by D into del V by del T, and you can write here this one is nothing but capacitance C. So C del V by del T. इसका मतलब क्या समझे? जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर. वो करंट है
जो कैपेसिटर्स के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है एंड जिसका वैल्यू कितना हुआ C del V अपॉन del T। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट सर? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को निकालते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा? सो द ID इक्वल टू C epsilon naught, this is 2 into epsilon naught 8.854 into 10 to the power minus 12 into area is what 5 centimeter square 10 to the power minus 4 upon D is 3 mm, so this is 10 to the minus 3 into del V by del T. Now V equal to this one, so del V by del T equal to what? This is 50 into 10 to the power 3 cos 10 to the power 3t. Now just put up here and you will get the ID equal to and after solving you will get the ID equal to 147.4 cos 10 to the power 3t nano ampere. So its answer will be 147.4 cos 10 to the power 3t nano ampere. This is your right answer. Okay. Now I am going to discuss the part number C. So this is the simply questions. Now part C. Part C question is very good questions. Find the force on a straight conductor. है ना, एक स्ट्रेट कंडक्टर गिवन है आपको। दिस इज योर स्ट्रेट कंडक्टर, लेट से ऑफ लेंथ इज व्हाट, यू हैव टू गिवन लेंथ इज 0.30 मीटर, carrying a current of I equal to 5 ampere in the minus AZ directions. Okay, so if it is your AZ, then this is your minus AZ. Let's say this is your AY. Let's say this is X. So the direction of current is this one, minus AZ directions, where the field is B equal to this one, milli-Tesla. So find the force on this straight line. So current carrying elements, the force on the current carrying elements F equal to what? This is I into L cross B. This is your force, I into L cross B. I current is what? This is 5 ampere. L 0.30 meter along with what? Carry current 5 along minus AZ directions. So this is 0.3 minus AZ cross B. B is AX minus AY into 3.5 milli-Tesla, right? So this is 10 to the power minus 3. Just solve it, and after solving you will get this is AX, and as you know that this is AX, this is AY, this is AZ. AX cross AY equal to what? AZ. AY cross AZ equal to what? AX. आगे बढ़ते चले जाते हैं। AZ क्रॉस AX इक्वल टू व्हाट? AY। अब बताइए सर, AZ क्रॉस AX कितना हो जाएगा? AY हो जाएगा। एंड AZ क्रॉस AY जो होगा वो कितना होगा? देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और AZ क्रॉस AY कितना हो जाएगा? माइनस AX हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू आएगा F इक्वल टू दिस इज 5.24, दिस इज माइनस AX minus AY milli-Newton. So F equal to 5.24 minus AX minus AY milli-Newton. This is your right answer. Got it? So this is a very important question. तो इस तरह से तीनों पार्ट आपको सॉल्व करने होते हैं, है ना। तो मे भी ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है 20 मार्क्स में, मे भी ये पूछ सकता है तीनों क्वेश्चंस मिला करके 15 मार्क्स में भी, है ना। तो इस टाइप के लेंथी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सर ऐसा नहीं होता है कि टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
8 में से 5 को आपको सॉल्व करना है, बट 5 के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो 5 के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत लेंथी बन जाता है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। If j equal to 1 by r cube 2 cos theta ar sin theta a theta ampere per meter, it means you have to given current density। क्या दिया है सर आपको? करंट डेंसिटी गिवन है। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ये हेमीस्फीयर सेल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एंड इसका सेकंड पार्ट ये है, ये स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। दोनों को निकालना है मुझे। क्या निकालना है? करंट पासिंग थ्रू दिस वन। तो करंट निकालना है, इसका मतलब क्या समझे? I इक्वल टू क्या लिखते हैं? ये करंट डेंसिटी है, मतलब I इक्वल टू I अपॉन एरिया इज इक्वल टू J। तो I इक्वल टू व्हाट? J इंटू एरिया। तो करंट इक्वल टू व्हाट? J डॉट ds surface integration। if this is continuous then surface integration J dot ds। so I equal to surface integration J dot ds, and this is nothing but your current. This is your current. Got it? Now I am going to apply this part and you will get the answer. So let's say the first one, ये hemispherical cell. So let's say this is your hemispherical cell. So just draw the hemispherical cell, and this radius is r. This is 20 centimeter radius, and the theta equal to what? From 0 to pi by 2, and phi equal to 0 to 2 pi. If this is full sphere, then theta is varied from 0 to pi, but base angle is always varied from 0 to 2 pi, because this is your base angle, okay, and base angle is always varied from 0 to 2 pi. Got it? Now so I equal to integration of surface integration, and the surface integration theta is varied from 0 to pi by 2, phi is varied from 0 to 2 pi. So theta is varied from 0 to pi by 2, phi is varied from 0 to 2 pi. This is 1 by r cube. This is 2 cos theta ar plus sin theta a theta j dot ds. ds is what? ds along your ar directions, okay, because radius is what? 20 centimeter. Now what's the ds? So ds is equal to r square sin theta d theta and d phi. This is a spherical cell, for the spherical cell, okay. So this is r square sin theta d theta d phi. चलिए, और ये डायरेक्शन कैसा किधर होगा? ए आर डायरेक्शन। तो ए आर डॉट ए आर होगा, ए थीटा डॉट ए आर कितना? 0। तो ये होगा क्या सर आपका? इक्वेशंस क्या बनेगा? सो आई करंट इक्वेशंस बन जाएंगे आपके, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो आई करंट इक्वेशन बन जाएगा आपका आर स्क्वायर और एक आर कैंसिल आउट। सो ये बन जाएगा आपका 1 बाय आर, this is 0 to pi by 2 theta, phi 0 to 2 pi, and this is 2 cos theta sin theta d theta d phi। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाय आर, आर का वैल्यू कितना पुट करना है सर? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए डी फाई का इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू कितना? 2 पाई इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे आप? माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है कि नहीं। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप।
कहाँ से कहाँ इसको करेंगे आप, 0 to π/2 पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे सर ये तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 इंटू, है ना। या तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का अगर जेड पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इससे भी कर सकते हैं आप, सबसे सिंपल बेटर ये इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू। ओके दादा, कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कुछ नहीं है। दिस इज 2/r, r इज 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 12⁻⁻2 मीटर, ठीक। एंड दिस इज योर साइन थीटा को अगर आप जेड पुट करेंगे, फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई, साइन थीटा को अगर जेड पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, कॉस थीटा दिया हुआ है, मतलब ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। चलिए 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। चलिए पुट कर दीजिए, कितना जाएगा, हाफ कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स योर 2 पाई/20 इंटू 10⁻⁻2। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर बनेगा आपका सर, आंसर विल बी 31.4 एम्पियर। सो आंसर विल बी 31.4 एम्पियर। गॉट इट। सो आंसर विल बी 31.4 एम्पियर। अब दूसरा केस है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये स्फेरिकल सेल, कैसा सेल, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसका करंट निकालें। अब इसका करंट निकालेंगे आप स्फेरिकल सेल्स का, तो I इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, I इक्वल टू J.ds बन जाएगा, है ना। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए सर आप, फिर से वही काम करेंगे हम। I इक्वल टू क्या बन जाएगा सर आपका, सरफेस इंटीग्रेशन। चलिए सरफेस इंटीग्रेशन कीजिए, J.ds सेम J.ds। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से पाई, चूंकि स्फेरिकल है। एंड फाई इक्वल टू कितना, 2 पाई 1/r³ 2 cos थीटा इंटू AR प्लस साइन थीटा इंटू A थीटा इंटू r² साइन थीटा d थीटा d फाई डॉट AR। सेम करेंगे, बस यहाँ r का वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए I का वैल्यू कितना आ गया सर, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे AR.AR1, ये बन जाएगा 2/r, सेम थीटा इज वेरिड फ्रॉम 0 to पाई, फाई इज वेरिड फ्रॉम 0 to 2 पाई, राइट। और यहाँ पर क्या बन जाएगा सर आपका, cos थीटा इंटू साइन थीटा एंड दिस इज d थीटा d फाई। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बन जाएगा सर आपका 2/r, फाई का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 0 to पाई। जब पुट करेंगे साइन पाई का वैल्यू कितना, 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू व्हाट, 0, सो दिस इज योर 0 एम्पियर। तो अगर ये फुल स्फेयर है तो करंट कितना पास करेगा, 0 एम्पियर। और अगर ये हेमी स्फेरिकल सेल है तो करंट कितना पास किया, 31.4 एम्पियर। तो इस तरह से पार्ट वाइज क्वेश्चन आप करेंगे सर। चलिए अब आते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, 2 एक्सटेंसिव होमोजीनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीट्स ऑन द Z इक्वल टू 0 प्लेन। देखिए अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर देखेंगे आप वेक्टर और या इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी हैं पार्ट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा करके मैं डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं सर, ठीक है। कर है मीट्स ऑन द Z इक्वल टू 0 प्लेन, मतलब ये है Z इक्वल टू 0 प्लेन, ठीक है।
बहुत डिटेल में इसको पढ़ा दिया हूँ, जाके वहाँ देखिए आप, प्ले लिस्ट में जाइए EMFT में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये z = 0 प्लेन है, ठीक है। कह रहा है इस z = 0 प्लेन के लिए जब z ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन r1 की वैल्यू 4 है, और जब z लेस देन 0 है तो एप्सिलॉन r2 की वैल्यू 3 है। कह रहे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका E1 की वैल्यू ये दिया हुआ E1, तो कह रहा पहले E2 बताइए क्या होगा। मतलब E1 दिया हुआ है आपको, तो E1 दो का कॉम्बिनेशन होगा, टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल कंडीशंस। तो आपसे पूछा जा रहा है E2 भी दो का कॉम्बिनेशन होगा, E2t प्लस E2n, ये भी दो का कॉम्बिनेशन होंगे। मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट दोनों आपके होंगे सर E2 के। इट मीन्स E2t प्लस E2n। अब ध्यान से देखिए, E1 आपको गिवन है, E1 आपको गिवन है, मुझे चाहिए E2। ध्यान में रखेंगे सर, जिस पे आपका फॉर्मेशन हो रहा है यही नॉर्मल कंपोनेंट होगा। कैसे? अगर ये आपका प्लेन है तो इसके ऊपर ही ना नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन किस प्लेन के ऊपर होगा? z = 0 पे एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट है अलोंग द क्या है, z डायरेक्शन से। तो E1 को हम दो पार्ट में लिखेंगे, 5ax - 2ay प्लस 3az किलो वोल्ट पर मीटर। तो इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं हम, एक को बोल देंगे E1t और एक को बोल देंगे E1n। मतलब यहाँ पर E1n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3az किलो वोल्ट पर मीटर। आप ध्यान से समझिएगा सर, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए, आप प्ले लिस्ट में सर्च मारिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पर देखिए सर आपको क्या पढ़ाया हूँ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट E का क्या होगा, सेम होगा। मतलब E1t जो है वो किसके इक्वल है, E2t के इक्वल है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है D का वो सेम होगा। मतलब D1n है वो किसके इक्वल है, D2n के इक्वल है। तो यहाँ पर E1t जो होगा यही ना E2t होगा। अब ये E1n पता है आपको, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन r1 E1n इक्वल टू एप्सिलॉन r2 E2n। तो E2n क्या होगा, E2n हो जाएगा सर आपका, यहां से लिखिए, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये E1n पता चल गया था, तो D1n इक्वल टू D2n। सो एप्सिलॉन r1 E1n इक्वल टू एप्सिलॉन r2 E2n। तो E2n कितना हो गया, एप्सिलॉन r1 क्या है 4, एप्सिलॉन r2 कितना है 3, E2n कितना था, सॉरी E2n निकालना मुझे, एप्सिलॉन r1 बाय एप्सिलॉन r2 इंटू 3az किलो वोल्ट पर मीटर। मतलब E2n कितना हो जाएगा 4az किलो वोल्ट पर मीटर। तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E2t प्लस E2n। E2t कितना हो गया, तो 5ax - 2ay प्लस E2n कितना हो गया 4az किलो वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, किसके लिए, for z लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। गॉट इट। तो एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चंस का। अब कह रहा है इंटरफेस से एंगल कितना बनाएगा, इट मीन्स द एंगल्स विथ विच E1 एंड E2 मेक विथ द इंटरफेस। अब इसका भी डेरिवेशंस में बहुत अच्छे तरीके से करवा चुका हूं, आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर के आप देखिए, आप प्रीवियस नहीं, आप जो है
EMT का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा बाउंड्री कंडीशन, वहाँ ये ट्रैक कर चुका हूँ। अब ये इंटरफेस से कितना बनाएगा, तो मान लिया ये इंटरफेस है, मान लिया ये आपका इंटरफेस है, दिस योर इंटरफेस। दिस योर इंटरफेस, ठीक है, मान लिया ये आपका इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस में ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कौन सा है, नॉर्मल कंपोनेंट है। सेम डिजिट ये कौन सा देगा, टेंजेंशियल, ये कौन सा देगा, नॉर्मल, है ना। चलो ये एंगल मान लिया मैंने θ1, ये मैंने मान लिया θ2, तो tan θ1 इज नथिंग बट E1t डिवाइडेड बाय E1n मॉड वैल्यू, या tan θ2 इक्वल टू E2t डिवाइडेड बाय E2n मोड वैल्यू कर दो, और यहां से आपको मिल जाएगा E1 एंड E2 के बीच में रिलेशन, है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे मान लिया मान लिया ये आपका इंटरफेस है, ठीक है। चलो ये मैंने मान लिया जेड कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2, नॉर्मल से एंगल बनाया θ1, ये कितना बनाया, तो मान लिया ये α1, ये कितना है, तो E1t है टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये कितना है, E1n है नॉर्मल कंपोनेंट। सेम इट मान लिया इंटरफेस से ये बनाया आपका α2, ये कंपोनेंट कितना है, E2 है, तो ये कंपोनेंट कितना है, E2t है, तो ये कंपोनेंट कितना है, ये आपका E2n है, ये कंपोनेंट कितना है आपका E2n, ठीक है। चलिए मान लो ये एंगल आपका θ2 है, एंगल कितना आपका θ2, ठीक है। E1t में E1t कितना था आपका 5ax माइनस 2ay, और E1n कितना था 3az, और E2 में E2t कितना था, सेम E1t के इक्वल, और E2n कितना आया था 4az, राइट। चलिए सो tan θ1 इक्वल टू mod of E1t upon E1n, this is the formula I have already derived. So this is root under 5 square plus 2 square divided by E1n is what 3, so this is root of 29 divided by 3, and जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan θ1 आ जाएगा आपका 1.795, θ1 इक्वल टू 60.9 डिग्री, तो θ1 कितना 60.9 डिग्री, तो α1 कितना 90 डिग्री माइनस θ1, दैट इज 90 डिग्री माइनस 60.9 डिग्री, एंड दिस इज योर 29.1 डिग्री। सेम tan θ2 निकाल लीजिए, tan θ2 कैसे बनेगा, tan θ2 इक्वल टू E2t डिवाइडेड बाय E2n मॉड वैल्यू, सो θ2 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 29 डिवाइडेड बाई 4। अब जब सॉल्व करोगे तो θ2 आपका आ जाएगा, दिस θ2 इक्वल टू 53.4 डिग्री, तो α2 कितना आ जाएगा, मतलब आपका इंटरफेस एंगल कितना बन जाएगा 90 माइनस α2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो α2 θ2
ये आ जाएगा 90 माइनस 53.4 डिग्री, एंड ये जो आंसर आएगा सर आपका, ये आएगा 36.6 डिग्री। ठीक है, तो ये मिल गया आपको θ1, θ2, α1, α2। अगर इसका आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं डेरिवेशंस का, तो मैं नीचे जो है कमेंट में वो लिंक आपको मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एनर्जी डेंसिटी इन बोथ डाइलेक्ट्रिक्स। बड़ा सिंपल है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? J इक्वल टू, या इसको लिखते हैं हम W इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन 1 E1 का होल स्क्वायर, एंड WE2 क्या लिखोगे आप? हाफ एप्सिलॉन 2 मॉड ऑफ E2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो WE1 हो गया आपका एंड WE2 हो गया। बस इस फॉर्मूले पे लिखना है आपको, WE1 एंड WE2। तो E1 एंड E2 तो ऑलरेडी पता है आपको, E1 एंड E2 ऑलरेडी पता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिए इसको। E1 कितना था और E2 कितना था? तो WE1 कितना? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 into epsilon r1, this is equal to 4 mod of this one, so mod of E1 square, that means root under, this is 25 plus 4 plus 9 whole square. Just solve it, and after solving you will get into 10⁻6, this is 672 microjoule per meter cube. WE2 equal to what? Half epsilon naught epsilon r mod of E2 square. This is half into epsilon naught, this is 8.854 10⁻⁻12 into epsilon r, this is 3 into mod of E2. Mod of E2 is under root 25 plus 4 plus 16 का whole square. Just solve it and you will get, this is 597 microjoule per meter cube. Okay, so this is your energy density. तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बेसिकली क्या लिखा दिया सर मैं? हाफ एप्सिलॉन मॉड ऑफ ई स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। दिस इज योर एप्सिलॉन वैल्यू। इसको पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। चलो ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी विद इन ए क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर सेंटर्ड एट 3 4 -5। कह रहा है विद इन द क्यूब एनर्जी कितना होगा। ठीक है, 3 4 5 -5 पे सेंटर्ड है, तो एनर्जी कितना होगा? अब ध्यान से देखते हैं, इसको लिख लीजिए। कह रहा है सर एक क्यूब है, चलिए क्यूब बना लीजिए। इस क्यूब का आपको दिया हुआ है साइड। क्यूब का साइड कितना दिया हुआ है आपको सर? 2 मीटर। साइड कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। क्यूब में सारे साइड इक्वल होंगे। कितना दिया है आपको? 2 मीटर। अब कह रहा है ये सेंटर्ड कहाँ पर है? 3 4 -5 पे सेंटर्ड है आपका। 3, 4 -5 पे सेंटर्ड है। तो बताइए 2 मीटर रखेंगे तो कौन सा रीजन में आएगा? मतलब x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा आपका? 2 से लेकर के 4 तक। अगर ये 2 पर सेंटर्ड है तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो x वेरी फ्रॉम 2 to 4। y कहाँ से वेरी करेगा? 3 to 5। क्यों? क्योंकि सेंटर्ड है 4 पे, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर आगे। इसमें भी 1 मीटर इधर 1 मीटर आगे। अब इसमें भी क्या करोगे? 1 मीटर इधर 1 मीटर आगे। मतलब z कहाँ पर वेरी करेगा? -6 से लेकर के -4 तक। चलिए, सो एनर्जी क्या होगा? दिस इज x इज वेरिड फ्रॉम 2 to 4, y इज वेरिड फ्रॉम 3 to 5, z इज वेरिड फ्रॉम -6 to -4. What one?
दिस इज नथिंग बट योर WE2, एनर्जी निकाल रहे हैं ना, एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी, तो क्या होगा WE2 इंटू dV। हम यहाँ से एनर्जी निकाल रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी डॉट dV, है कि नहीं। हम सेकेंड मीडियम का पूछ रहा है, चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो dV वॉल्यूम क्या होता है इसका, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दिस इज योर वॉल्यूम। WE2 आपको पता है, व्हाट्स द WE2, तो WE2 पता है आपको कितना, 597 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, dV को सर इंटीग्रेट कर सकते हैं, या dV को लिख लीजिए dx इंटू dy इंटू dz, है कि नहीं, dx इंटू dy इंटू dz। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। dV क्या है, dx इंटू dy इंटू dz, जस्ट इंटीग्रेट कर दो, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर आएगा 4.776 मिली जूल इज द राइट आंसर। गॉट इट। सो दिस इज योर एनर्जी एंड विद द एनर्जी डेंसिटी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पूछा था, क्या पूछा था, द एनर्जी विद इन द क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर सेंटर्ड एट दिस पॉइंट। सो 3 4 -5 पे कौन सा सेंटर्ड होगा, 2 रीजन, सेकंड रीजन, कौन सा, सेकंड रीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए E2 रीजन कौन सा है, Z लेस देन 5 0 के लिए है, और यहाँ पर देखिए Z का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, मतलब ये कौन सा रीजन है, सेकंड रीजन है, इसीलिए हम यहाँ पर WE2 का वैल्यू लिए, हम WE1 का वैल्यू नहीं लिए। ओके, गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाते चले जाएंगे, इस तरह से हम आंसर राइटिंग करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे हम ये भी बताएंगे आपको, नेक्स्ट कल हम बताएंगे आपको किस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लिखेंगे और किस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी हम लेकर के चलेंगे सर। थैंक यू फॉर द वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, एंड कोई भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपका वीडियो बना दूंगा। सो किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं आपको कैरियर से रिलेटेड, गेट्स के एग्जाम से रिलेटेड, PSU एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी आती है तो काइंडली आप मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा सर। थैंक यू, जय हिंद।